बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस लेक्चर के अंदर टू वे एज सपोर्टेड स्लैब्स को डिस्कस करूंगा। टू वे स्लैब्स का तो आपको पता है कि टू वे स्लैब जनरली हम ये वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब जो डायमेंशन से स्लैब की वो इस तरह से हों कि अगर हम शॉर्टर और लॉन्गर करें तो वो ग्रेटर देन 0.5 आए, यानी जो रेशो है एस्पेक्ट रेशो इसको बोलते हैं हम, एस्पेक्ट रेशो जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो तो हम उसको टू वे स्लैब कहते हैं। लेकिन टू वे एज सपोर्टेड स्लैब का क्या मतलब है? इस स्लैब पैनल के चारों साइड्स के ऊपर मैसनरी वॉल्स प्रेजेंट हैं, जैसे या मैसनरी वॉल्स प्रेजेंट हैं या डीप सफिशिएंटली डीप बीम्स प्रेजेंट है। जैसे घरों में मैसनरी वॉल्स आमतौर पे मौजूद होती हैं, चारों साइड के ऊपर वॉल्स बना के उनके ऊपर स्लैब बाद में पोर कर ली जाती है। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल्स है टू वे सपोर्टेड स्लैब्स की। अगर एक फ्रेम स्ट्रक्चर है और उसके अंदर भी आपकी जो स्लैब पैनल्स बन रहे हैं वो टू वे के बन रहे हैं, यानी वन वे नहीं बन रहे, टू वे बन रहे हैं, और वो जो स्लैब के हर स्लैब के जो चारों तरफ एजेस हैं वो उन चारों एजेस के ऊपर एक सफिशिएंटली डीप और रिजिड बीम्स मौजूद हो। ये कितने डीप और कितने रिजिड होते हैं ये इस वक्त मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। आगे डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ मैं इन डिटेल और मोर कंसेप्चुअल वे में इसको एलैबोरेट करूंगा। लेकिन राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि डीप सफिशिएंटली डीप बीम्स होने से बेसिकली वो सफिशिएंटली डीप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द स्लैब है, ठीक है। वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली वी मीन एंड हाउ रिजिड अ बीम इज रिजिड एंड हाउ डीप अ बीम इज कंसिडर्ड अ डीप बीम। सो एनीवेज वी विल सी कि ये कैसे बिहेव करती हैं। वन वे स्लैब्स और टू वे स्लैब्स, यू नो, वन वे स्लैब दे ट्रांसफर देयर लोड ऑलमोस्ट 100% ऑफ देयर लोड इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज द शॉर्टर डायरेक्शन। If it is supported on all four sides, जैसे आपने पढ़ लिया हुआ पहले, and it will transfer all the loads in the almost all of the load in the shorter direction, and you design for that shorter direction, and the longer direction you just provide the minimum reinforcement. In case of two-way slabs, this is no more true. You have to provide reinforcement in both shorter and longer direction because it distributes the load in both directions, and this is why we call it two-way slabs. डिफरेंट डिज़ाइन मेथड्स है टू वे स्लैब्स के लिए। दिस वन मेथड इज कॉल्ड एसीए कोफिशिएंट मेथड, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो वाला कंटिन्यूस बीम के लिए जो कोफिशिएंट्स हम यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट दैट मेथड, इट्स अ डिफरेंट मेथड, एसीए कोफिशिएंट मेथड। वी विल सी हाउ दैट मेथड वर्क्स। डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड एंड इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड. I'll discuss inshallah in some of the next lectures direct design method, and if time allows and if I find time for this, I'll also describe equivalent frame method, but I'm surely going to discuss direct design method after this in some other lectures. And finite element method is just beyond their scope. So LX की term हम use करेंगे for the shorter direction and LY for the longer direction. Some quick notes about two-way slabs and how they differ from one-way slab. In two-way slabs, shorter direction strip carry greater percentage of load. One way slab में तो almost 100, the shorter direction is much shorter than the longer direction, so almost 100% of the load gets flows in the or is transferred or is carried in the shorter direction. In two-way slabs, shorter direction still carries greater percentage of load, but longer direction also carries some percentage of load, lesser than the shorter, but it does carry some percentage of the load. Longer direction also carries some part of the load, but it is lesser than the shorter direction. So again, we would call this shorter direction as let's call it just shorter direction. Now steel will be more in shorter direction. Naturally, if there is more load in the shorter direction, there will be more steel required in the shorter direction. यानी इंच स्क्वायर पर फुट या मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर में जो एरिया रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी मोर in the shorter direction as compared to the longer direction. Shorter direction steel will be placed near the outer edge to get more D, means more lever arm to get more flexural capacity. Let me explain this with the help of an example. Maybe I can open up a new sheet. Let me see if I can open one. Let's see. For example, मैं बात स्लैब की कर रहा हूँ. लेट्स से इस तरह का कोई स्लैब है और इट इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड, और लेट्स से ये जो डायरेक्शन है ये शॉर्टर है, ठीक है. ये मैंने एक साइड ड्रॉ की हुई है और लॉन्गर डायरेक्शन इज इन टू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड, तो मैं आउट ऑफ द स्क्रीन या इन टू द स्क्रीन, ठीक है. तो मैं जो शॉर्टर डायरेक्शन की स्टील है वो मैं
अवे फ्रॉम आई एम सॉरी नियर द सरफेस प्लेस करूँगा, यानी अंदर वाली साइड पे शॉर्टर डायरेक्शन का स्टील आएगा। अगर मैं बॉटम स्टील की बात करूँ, नहीं मिड स्पैन सेक्शन की बात करूँ, जहाँ पे आप नीचे बॉटम रिइंफोर्समेंट डालते हैं फॉर कैरिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑन द बॉटम साइड, तो फिर आप इसको रखेंगे, आई एम सॉरी, इसको रखेंगे ऑन ये आपका आई एम सॉरी ये शॉर्टर डायरेक्शन है, तो सॉरी इसको हम इस तरफ ऐसे नीचे प्लेस कर देंगे, नीचे वाली साइड पे ये शॉर्टर डायरेक्शन का स्टील इस तरह जाएगा। और दूसरी जो लॉन्गर डायरेक्शन है इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो इसके बाद प्लेस होगा। उसका ऑफ कोर्स एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन में हमने बात कर ली है कि शॉर्टर डायरेक्शन कैरीज ग्रेटर लोड, लोड इसमें ग्रेटर है, इसका मतलब मोमेंट ग्रेटर होगा। मोमेंट ग्रेटर होने का मतलब यू नीड मोर एएस, या यू नीड you want more capacity for resisting greater load. So वो more capacity आपको पता है mn हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ASFY into d minus a by 2. So larger d जिस डायरेक्शन के लिए होगा उस डायरेक्शन में आपकी कैपेसिटी लार्जर होगी, क्योंकि लोड जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ हम लार्जर कैपेसिटी भी रखना चाह रहे हैं। सो हम शॉर्टर वाली साइड की d, शॉर्टर साइड की जो d है, we want this to be greater than the d for the longer side, बिकॉज लोड जिस तरफ लोडिंग ज़्यादा है उसी तरफ हम कैपेसिटी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं। लीवर आर्म बड़ा होगा ना जितना ये डी बड़ा होगा। सो ये शॉर्टर वाली स्टील है तो इसको हमने नीचे रख दिया, ऊपर से डिस्टेंस इसकी तरफ ज़्यादा है, और ऊपर से अगर ये डिस्टेंस देखें जो लॉन्गर डायरेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, दैट विल बी लेसर। ठीक है, ये डी शॉर्टर, ये बात मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दिस इज व्हाट इट इज़। ACI कोफिशिएंट मेथड, अगेन जनरल प्रिंसिपल वही है, कोफिशिएंट अलग हमें उठाना है, कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, वी विल डिस्कस दैट। बट उससे के अलावा क्या चीज़ है, ln स्क्वायर। ln इज क्लियर स्पैन, शॉर्टर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो शॉर्टर की बात, शॉर्टर वाला क्लियर स्पैन, लॉन्गर में के लिए जब करेंगे तो लॉन्गर के लिए लॉन्गर वाला साइड के क्लियर स्पैन। ठीक है जी, ln। WU क्या चीज़ है, इफेक्टेड लोड है, इफेक्टेड लोड है। ठीक है, जब हम आगे अभी हम करने जा रहे हैं तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी ये होगी, पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, इफेक्टेड पॉजिटिव मोमेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल डू इफेक्टेड मोमेंट, हम कैलकुलेट कर देंगे MDU, मैं इसको MDU कह रहा हूँ, D फॉर डेड। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट डेड के लिए अलग से इफेक्टेड, यानी 1.2 डेड का या जो भी आप इफेक्टेड नाम देना चाहें, ये यूज़ करते हुए, इस तरह की लोडिंग यूज़ करते हुए पॉजिटिव साइड के ऊपर हम ये पॉजिटिव कैलकुलेट कर देंगे मोमेंट। ठीक है जी, प्लस हम फिर करेंगे M लाइव इफेक्टेड लोड। ठीक है जी, जिसमें हम 1.6 वाला इफेक्टेड यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, और पॉजिटिव साइड के ये भी ज़ाहिर पॉजिटिव ही एड अप हो सकते हैं ना। दिस इज पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, दिस इज पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, एंड बोथ ऑफ देम आर इफेक्टेड मोमेंट्स, व्हिच मींस यू विल बी यूजिंग इफेक्टेड लोड्स, इफेक्टेड डेड एंड इफेक्टेड लाइव in calculating these quantities. Now, how would you calculate this term? You will calculate it by, आप symbols जो भी यूज़ करना चाहें doesn't matter, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। You will have to pick certain coefficient। ठीक है, अब ये जिस भी डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, let's assume कि हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए कर रहे थे, सो इसको x कह देते हैं। सिंपली इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट है जो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। ये कोफिशिएंट कैसे उठाना है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड करना है हमने इसको W डेड U, विच मीन्स दिस वुड बी 1.2 Q डेड, ऐसे करके, एंड देन ln, अब ये शॉर्टर के लिए कर रहे हैं तो ln x आप इसको कह सकते हैं स्क्वायर। दिस इज हाउ यू वुड कैलकुलेट दिस। एंड हाउ अबाउट दिस वन, जहाँ पे आपने डेड लिखा है वहाँ पे लाइव हो जाएगा, और बाकी इसका और ये फैक्टर 1.2 के बजाय 1.6, ये अगर मैं आपके लिए कर दूँ इसको यहाँ पे, लेट मी डू दिस फॉर यू, यानी ताकि आपके माइंड में ये जनरल शेप इसकी बैठ जाए। M पॉजिटिव फॉर द लाइव लोड फैक्टर्ड मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यू विल हैव टू पिक, लेट्स से अगेन वी आर डूइंग इट फॉर द शॉर्टर साइड, so Cx multiplied by W D, I'm sorry, not D, WL factored into ln x squared. So only thing that would change this time is
that this is now based on 1.6 Q live. Alright, ये जो Cx है ये मैंने कैसे उठाना है इसकी तरफ मैं बाद में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी कुछ पॉजिटिव के लिए कर रहा था इसलिए मैंने पॉजिटिव के सैंपल डाल दिए, और शॉर्टर के लिए कर रहा था शॉर्टर के लिए डाल दिए, और अगेन मैं फर्दर ऐड कर देता हूँ कि ये डेड के लिए मैंने उठाया था, ठीक है जी, डेड के लिए फैक्टर उठाया था। ये है जी पॉजिटिव मोमेंट की बात। पॉजिटिव मोमेंट्स विल बी कैलकुलेटेड एज affected positive moment m cube। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? we will do it separately for dead and live loads and then we will simply add those factored loads, ठीक है जी। ये तो पॉजिटिव मोमेंट की बात थी। नेगेटिव मोमेंट में हम कैसे करेंगे? नेगेटिव मोमेंट सेक्शन के लिए we will again use the same we'll simply do it at once. For example, how would you do this? You will do it Cx, let's say हम शॉर्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, Cx नेगेटिव, और अब इसी तरह से WU ln x स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी इसको हमने डेड और लाइव को अलग अलग नहीं करना, बस डायरेक्टली ये WU इसमें यूज होगा। WU क्या होगा? इट वुड बी 1.2 Q dead plus 1.6 Q live. Simply put, positive moment के केस में you calculate it separately for dead and live loads and then you superimpose them up, then you just add them up. And for negative moment you do it in a single go. This this WU is 1.6 1.2 dead and 1.6 live. मैं assume ये कर रहा हूँ, ओके चलिए, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ठीक है जी। ये इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे ना। ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको लोड्स कैलकुलेट करने हैं आप डेड लोड अलग से कैलकुलेट कर दें और 1.2 डेड अलग लोड्स निकालने के बाद 1.2 डेड आपको अलग से कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। इसी तरह से लाइव लोड जब आप कर रहे हो आपने अलग से ये फैक्टर निकाल देना है कि ये कितना बन रहा है। एंड देन यू ऑल्सो नीड टू नो कि टोटल, अगर हम टोटल फैक्टर्ड की बात करें, टोटल फैक्टर्ड लोड अगर लिखें तो वो आपका कितना बनता है। मैं लेट्स से उसको QU बोल देता हूँ, QU इक्वल टू 1.2 Q डेड प्लस 1.6 Q लाइव, ठीक है जी। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि आपको अलग अलग इनकी वैल्यूज भी पता होनी जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट के केस में हम अलग अलग यूज करते हैं फॉर डेड एंड लाइव एंड देन वी जस्ट ऐड देम अप। सो इसलिए आपको पहले से डाटा भी इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड दिस कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट हमने कैसे उठाना है? तो जी C की बात हो रही है कोफिशिएंट की। इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशंस ऑफ द स्लैब एंड द एस्पेक्ट रेशो। दो इनपुट जाएंगे, दो चीज़ें डिसाइड करेंगे, एंड कंडीशंस ऑफ द स्लैब और एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो मीन स्मॉल m, LX और LY जिसको कहा है। एंड कंडीशंस ऑफ द स्लैब कैसे अफेक्ट करते हैं उनकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये कुछ थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। पॉजिटिव मोमेंट्स को इंक्रीज करके लिखा गया है, नेगेटिव मोमेंट्स को डिक्रीज करके लिखा गया है टू गेट रिजल्ट मोर एक्यूरेट, मोर क्लोजर टू एक्यूरेट सोल्यूशन। जस्ट डोंट गेट इनटू दिस कि बेसिकली ये करंटली अभी जो मैं मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज़ बिकॉज वेल ये जो मेथड है करंट एग्जिस्टिंग कोड में इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ACA 318 2014 2019 ACA इनके अंदर इस मेथड का जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कोई नाम और निशान नहीं है, ठीक है। दिस इज प्रॉबेबली बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज मैसनरी स्ट्रक्चर्स जिसमें आप दीवारें खड़ी करके, ईंटों की दीवारें खड़ी करके उनके ऊपर स्लैब आप ऊपर कास्ट कर दें, ये इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया एंड सो ऑन इनके अंदर ही हो रहा है। ज़्यादातर बाहर लोग इससे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। एटलीस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर्स दे कंस्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन बहरहाल वी हैव टू लर्न थिंग्स जो कि हमारी लोकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ दिस वर्क्स। ये पुराने कोड्स 1963 से उठाए गए हैं। उन पुराने जो कोड था उसके अंदर ये मेथड शामिल थे। बहरहाल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ ऑथर ऑफ दिस बुक, ये उस आपकी बुक से ही स्लाइड्स हैं, वहीं से मैं ले रहा हूँ, ये इनको कर रहा हूँ। थोड़ी सी उन्होंने मॉडिफाई की हुई हैं। आपने बस डोंट वरी अबाउट दिस मॉडिफिकेशन, आपने जो टेबल में वैल्यू लिखी हुई है वही यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है इस टेबल में। ये जो टेबल के अंदर एंट्रीज लिखी हुई हैं जैसे 0.045, 0.023 या इसी तरह 0.045, 0.041, ये एंट्रीज बेसिकली वो C की वैल्यूज़ हैं। अब C की वैल्यूज़ शॉर्टर डायरेक्शन के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है, CX, और इसी तरह लॉन्गर डायरेक्शन के लिए लिखी हुई हैं। ये तो एस्पेक्ट रेशो हैं, ठीक है। हर पैनल का अपना एस्पेक्ट रेशो होगा और उस पैनल के हिसाब से हम पैनल बाय पैनल डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स से अच्छा, ये आपको समझना है कि ये इस केस का क्या मतलब है, केस 2 का क्या मतलब है, केस 3 का क्या मतलब है, सो ऑन। ये एंड कंडीशंस को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। एंड कंडीशंस क्या हैं? लेट मी शो यू व्हाट डज
दोज कंडीशन मीन, अगर यहीं पे लिखा हुआ तो अदरवाइज ओके आई एक्सप्लेन दिस टू यू। जब आपको कोई स्लैब पैनल कोई स्लैब डिज़ाइन करनी होगी जिसमें कई सारे पैनल्स बन रहे होंगे, तो हर पैनल को आप इंडिविजुअली जब देख रहे हो तो उस इंडिविजुअल पैनल के चारों जो एजेस हैं उनमें से हर एज में एक में से दो पॉसिबिलिटी होगी। यानी चार एजेस हैं ना एक स्लैब, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, ये एक स्लैब पैनल है, ठीक है, ये चार इसके एजेस हैं। और भी यहाँ पे पैनल्स पॉसिबली इधर उधर हो सकते हो, लेकिन ये हमने एक पैनल को अभी आइसोलेट करके उसको देख रहे हैं। तो इस एज से इस तरफ अगर कंस्ट्रक्शन है, यानी और कोई स्लैब मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो एज है ये इसका कंटिन्यूस है। इसी तरह ये साइड अगर इससे इस तरफ स्लैब है तो हम कहेंगे ये जो पैनल है ये इस साइड के ऊपर कंटिन्यूस है, इसका ये एज उसका कंटिन्यूस है। यानी दोनों शॉर्टर एड्स की मैंने बात करी। इसी तरह लॉन्गर एजेस को हम देखेंगे कि क्या वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो हर एज पे दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी होगी, यानी या तो वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अगर वो कंटिन्यूस होगा तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ हम उसको हैच कर देंगे, इस चारों साइड्स पे हैचिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्लैब पैनल है इसके चारों एजेस से आगे फर्दर स्लैब मौजूद थी, यानी ये इसके चारों एजेस कंटिन्यूस थे, ठीक है। चारों एजेस आगे कंस्ट्रक्शन मौजूद थी, स्लैब मौजूद थी, ठीक है जी। इस पैनल से आगे और स्लैब पैनल्स मौजूद थे, या एज वाला नहीं था, ठीक है, कहीं से भी बिल्कुल एज दरमियान में से कई पैनल हमने उठा लिए, उसकी बात कर ली, तो वो चारों साइड्स पे कंटिन्यूस था। केस 2 में आपको किसी भी साइड के ऊपर हैचिंग नहीं नजर आ रही। इसका मतलब क्या है, ऑल फोर साइड्स आर डिसकंटिन्यूस। इसी तरह केस 3 में आपको नजर आ रहा है कि जो शॉर्टर साइड्स हैं दोज आर कंटिन्यूस, लॉन्गर साइड्स डिसकंटिन्यूस। इसका अपोजिट होगा ये केस 5 जिसमें लॉन्गर साइड्स, बोथ ऑफ द लॉन्गर साइड्स आर कंटिन्यूस एंड शॉर्टर साइड आर बोथ डिसकंटिन्यूस। केस 4 ये है में सिर्फ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की यहाँ बात हो रही है सपोर्टेड, यानी वॉल्स मौजूद है या एटलीस्ट स्टिफ बीम्स मौजूद हैं चारों साइड्स पे। क्या वो डिसकंटिन्यूस एज है या डिसकंटिन्यूस एज है, इस बेस पे ये केसेस बन रहे हैं, ठीक है। केस 4 में एक शॉर्टर एज और उसका एडजेसेंट लॉन्गर एज कंटिन्यूस है, और अपोजिट जो एडजेसेंट एजेस हैं लॉन्गर एंड शॉर्टर दोज आर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। इसी तरह केस 6 में क्या है, ओनली वन लॉन्गर एज इज कंटिन्यूस, द रेस्ट ऑफ द 3 आर डिसकंटिन्यूस। इसमें एक शॉर्टर एज सिर्फ कंटिन्यूस है, बाकी 3 डिसकंटिन्यूस। इस केस में सिर्फ ओनली वन लॉन्गर साइड इज डिसकंटिन्यूस एंड द रेस्ट ऑफ द 3 आर कंटिन्यूस। इस केस नंबर 9 के अंदर एक शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब कंटिन्यूस है। यानी आपने हर पैनल को खुद अलग से देखना है कि वो उसकी चारों साइड पे क्या कंडीशंस हैं। ऑलराइट, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका केस था केस 2, लेट्स से केस 2, और आपको शॉर्टर डायरेक्शन में मोमेंट देखना है, ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन में मोमेंट। तो आप उसके लिए जो आप सी का फैक्टर यूज करेंगे CX का, वो ये उठा लेंगे 0.02। लेकिन ये टेबल है किस चीज के लिए, दीज आर फॉर डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट्स इन स्लैब्स, ठीक है, इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, वो इंक्रीज करके ये वैल्यूज दी गई है, ठीक है। डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट्स इन स्लैब्स, उसके लिए ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है जी। यानी ये जो मैंने डिस्कस कर दिया, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको ये वाला कोफिशिएंट चाहिए होगा ना, दिस कोफिशिएंट विल कम फ्रॉम दिस टेबल, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा लाइव लोड के वजह से जो अफेक्टेड मोमेंट है, उसके लिए आपको द थिंग दैट विल चेंज इज कि ये आपका कोफिशिएंट, अच्छा ये मैंने गलती से यहाँ पे डी लिख दिया, ये एल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है या ये ज़ाहिर एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव लोड की वजह से कोफिशिएंट, ये शॉर्टर डायरेक्शन की ही वही बात कर रहे हैं, तो ये हम लाइव लोड के वाला, अब लाइव लोड के लिए टेबल अलग है, ये टेबल है फॉर लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट्स, ठीक है। वो फैक्टर हम ये वाला उठा लेंगे। अच्छा, इसी तरह से हम उसको देख रहे होंगे, ये हमने इसी तरह से कैलकुलेट कर देना है, डेड की वजह से अलग से कैलकुलेट कर देना है, लाइव के लिए अलग से कैलकुलेट कर देना है। तो उसके बाद से आप उनको सम कर लें, टोटल डेड पॉजिटिव मोमेंट आप कैलकुलेट कर देंगे। नेगेटिव मोमेंट के लिए देयर इज ओनली वन टेबल एंड बिकॉज यू नीड ओनली वन कोफिशिएंट, ठीक है। डेड और लाइव इसमें अलग अलग नहीं है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द नेक्स्ट टेबल। टोटल 3 टेबल्स हैं। नेगेटिव मोमेंट, ऐसे मोमेंट कोफिशिएंट्स और नेगेटिव मोमेंट्स इन स्लैब्स डिक्रीज बाय 10%। सो ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आप केस 2 में आ जाएंगे, शॉर्टर डायरेक्शन ये 0.041, ठीक है जी।
दिस और ये एस्पेक्ट रेशो भी आपने देखना है। बस मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपका एस्पेक्ट रेशो 0.85 अगर हो और केस नंबर आपका पैनल का 2 हो तो आप शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जो कोफिशिएंट रीड करेंगे 0.054 एंड दिस इज फॉर नेगेटिव मोमेंट्स इन स्लैब। ठीक है जी। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर टू वे स्लैब। मिनिमम डेप्थ वन वे स्लैब के लिए यू हैव ऑलरेडी सीन, वो टेबल आपका एसीआई का बुक के अंदर भी है, जेम्स के वाइट की बुक है, यू आर वेल फेमिलियर विद दैट। ln बाय सम फैक्टर, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि बोथ एंड्स कंटिन्यूस हैं एंड वाला वो आप पढ़ चुके हैं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ACI 318 1963 का फार्मूला है, ठीक है जी। यहाँ तक जो आपको ये जो आपको नज़र आ रहा है पुराना फार्मूला यहाँ तक है। आज भी आप जस्ट वेरी रफली एस्टिमेट करना हो तो यू कैन यूज इट एज क्विक गैस, खड़े खड़े आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट दिस इज व्हाट द करंट ACI कोड सेज अबाउट एज सपोर्टेड स्लैब्स आर बीम सपोर्टेड बाय beams slabs supported by very stiff beams are in case are masonry walls, उस केस में हम ये फार्मूला H minimum के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ना हो यानी एज सपोर्टेड स्लैब्स हो और यानी अगर डीप बीम्स या मैसनरी वॉल्स उसको चारों साइड सपोर्ट ना कर रही हो तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं है। ये डिस्कशन बाद में हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर इसको मैं डिस्कस कर लूँगा। बट राइट नाउ फॉर यू दिस इज एनफ, राइट एट द मोमेंट ये जान लेना आपके लिए काफ़ी। H minimum इज कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, FY आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, ये SI सिस्टम में अब मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है, SI सिस्टम में। तो ये फार्मूला भी आपने SI सिस्टम में यूज़ करना है। आई एम नॉट श्योर इफ द सेम फार्मूला अप्लाइज इन केस ऑफ US कस्टमरी सिस्टम, बट अभी चूंकि आप SI में कर रहे हैं तो मैं SI में ही इसको आपको दिखा दिया। आई विल कंफर्म कि ये फार्मूला उसमें वैलिड है या नहीं है US कस्टमरी में। LN इसमें क्लियर स्पैन है और ठीक है जी, क्लियर स्पैन इन शॉर्ट डायरेक्शन है ये LN, और M इसमें एस्पेक्ट रेशो LX और LY। तो हर पैनल का चूंकि अलग होगा, हर पैनल का अपना LN होगा, अपना एस्पेक्ट रेशो होगी, तो हमने आपको हर पैनल का चेक करना पड़ेगा। और यूजुअली चूंकि एक ही स्लैब थिकनेस रखी जाती है सारे लैब पैनल्स की, तो यू विल कैलकुलेट फॉर डिफरेंट पैनल्स एंड जो उसमें मैक्सिमम आंसर यू विल बेस योर आंसर ऑन दैट। ये कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हुई है कि ये प्रूव करने के लिए कि शॉर्टर वाली साइड ज़्यादा लोड लेता है और लॉन्गर वाली साइड कम लोड लेता है। सो आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू दिस। ये इन टेबल्स के अंदर भी मैं नहीं जा रहा, वी हैव डन दिस बिफोर। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। डिजाइन द 4 marked slab panels of an ordinary house. This is to tell you about the occupancy load. Use customary bars. FC prime is 18 megapascal, FY is 280 megapascal. Now wall thickness is 228 millimeter, यानी 9 inch thick wall जिसको हम बोलते हैं। ये पैनल्स हैं, इन 4 पैनल्स को आपको डिज़ाइन करने का कहा गया है। बाकी पैनल्स इसलिए नहीं दिखाया गया कि वो आपसे 4 पैनल्स अभी फिलहाल डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं। अगर आपको 4 पैनल्स ये वाले डिज़ाइन करने आ रहे हैं तो इट मीन्स you probably know how to do the rest of them. So let's design all these 4 panels. ये आपको डायमेंशंस गिवन है। ये जो डायमेंशंस हैं these are अंदर वाली डायमेंशंस, यानी वॉल के इस साइड से लेके यहाँ तक ये 4500 मिलीमीटर है और ये 7000 मिलीमीटर है। ठीक है जी। पैनल एज कंडीशंस, ऑलराइट। So panel number 1, let's look at panel number 1. Panel number 1 is you will have to see what is the situation of continuity on all these 4 edges. ये जो let's see, अगर आप इसी के ऊपर ही आप थोड़ा सा यानी स्केच बना सके माइंड में कि ये क्या सिचुएशन है। ये शॉर्टर साइड डिसकंटिन्यूस है, ये और ये उसी का एडजेसेंट लॉन्गर साइड ये डिसकंटिन्यूस है। ये शॉर्टर साइड कंटिन्यूस, ये शॉर्टर साइड कंटिन्यूस। तो हमने उसको पैनल की ये सिचुएशन है, ठीक, ये 2 साइड्स ये वाली शॉर्टर और इसके एडजेसेंट लॉन्गर ये कंटिन्यूस हैं और ये 2 डिसकंटिन्यूस है। तो अब हम अपने टेबल में जाएंगे और उस टेबल में देखेंगे कि ये केस इस केस का नाम क्या है। ठीक है जी। एक शॉर्टर साइड कंटिन्यूस केस आप कहीं से भी उठा लें, केस सारे तीनों टेबल्स में, चाहे वो लाइव लोड पॉजिटिव है या जिस केस के लिए केसेस का ताल्लुक, केसेस तो एक ही होंगे ना, तो आपने देख लेना है कि ये वाला केस नंबर 4। ठीक है जी। सो ये हमें पता चला कि पैनल नंबर 1 इज केस नंबर 4। ठीक है जी, ये केस नंबर 4। प्लस हमने कंफर्म कर लिया कि द स्लैब्स आर रियली 2-way स्लैब्स, तो हमने एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेट किया, इट वाज ग्रेटर देन 0.5, सो दिस इज फाइन। पैनल नंबर 2, which one is panel number 2? This is panel number 2. इसका भी एस्पेक्ट रेशियो 6/7 करके आ जाएगा। यू विल सी दैट दिस इज ग्रेटर देन 0.5 एंड सो ओके। प्लस आप इसके लिए
केस नंबर देख लेंगे। इसके पैनल नंबर 2 के केस में ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, सिर्फ एक शॉर्टर साइड इसका डिसकंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि जिसमें सिर्फ एक शॉर्टर साइड डिसकंटिन्यूस हो, वो वाला केस है ये केस नंबर 9, सिर्फ एक शॉर्टर साइड डिसकंटिन्यूस। यानी ये जरूरी नहीं कि पैनल प्लेस किस तरह से, आपने शॉर्टर और लॉन्गर देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि लंबी साइड ये शॉर्टर, आपने बस देखना है वहाँ पे आपने या वहाँ से आपने ऐसे पढ़ना है कि एक शॉर्टर साइड मेरी डिसकंटिन्यूस थी, बाकी तीनों साइड्स कंटिन्यूस थी, तो लिहाजा ये केस नंबर 9 बन गया। ठीक है जी, लेट मी शो यू दिस ओवर हेयर। ठीक है जी, यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आ रही है, ये वाली साइड डिसकंटिन्यूस है और लेकिन ये केस नंबर 9 बन रहा है। ठीक है जी, सिमिलरली यू विल see the other cases. This one is continuous on all 4 sides, so this is case number 2, and you will also see कि ये वाला केस कौन सा है। Aspect ratio आपने confirm कर लेना है, this should be greater than 0.5. Normally this is the case. Generally same depth is preferred for one monolithic slab, so you will calculate for all H minimum for all panels. ठीक है, for example for panel number 1 LN is 4500 millimeter. ठीक है, shorter side के जो LN है वो 4500 है पैनल 1 के लिए, तो ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे। और उसका एस्पेक्ट रेशियो 0.64 था, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 140 मिलीमीटर आंसर आ रहा है। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट फॉर अदर वंस, 150 मिलीमीटर, 117, 133। सो सबसे बड़ी वैल्यू 150 आ रही है, सो इट लुक्स लाइक हम 150 रख लेंगे तो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी। देन इक्विवेलेंट डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ फॉर लॉन्गर डायरेक्शन वी हैव डिफरेंट एंड फॉर शॉर्टर डायरेक्शन वी हैव डिफरेंट। सो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जैसे हम सिंगल लेयर में प्लेस करना हो तो हम वहाँ पे 1 एच में से 1.1 इंच सब्ट्रैक्ट करते थे। SCS कस्टमरी में यहाँ पे हम 27 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज आप समझ सकते हैं इस कन्वर्शन को। 123 मिलीमीटर आपके पास एच आ जाए, D1 आ जाएगा। D1 हम यहाँ पे शॉर्टर के लिए यूज़ करते हैं। DX और DY यूज़ करना चाहे वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 फॉर शॉर्टर एंड D2 हमने लॉन्गर डायरेक्शन में जो यूज़ करना है उसके लिए बोलना है। सो इस केस में क्या होगा, ये जो 20 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्टर डायरेक्शन वाला जो स्टील है दैट वुड बी सॉरी ये जो 20 है दिस इज क्लियर कवर आई थिंक ये, और ये 13 में एज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्टर डायरेक्शन में जो स्टील में प्लेस कर रहा हूँ वो 13 मिलीमीटर का डाया होगा, और हाफ डाया मैं लॉन्गर डायरेक्शन में जो स्टील है उसका एज्यूम ये कर रहा हूँ कि जब मैं डिज़ाइन फिनिश कर रहा हूँ तो मैं नंबर 10 बार यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी बेस पे मैंने 112 मिलीमीटर कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट सेल्फ वेट, ये लोड्स कैलकुलेशन आप अलग से डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो सबसे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो इसी से रिलेटेड है। सो आप इन लोड्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्फ वेट निकाल दें, ब्रिक बैलेस्ट का लोड निकाल दें, फ्लोर फिनिशेस का वेट निकाल दें, टोटल डेड लोड निकाल दें। 633 kg पर मीटर स्क्वायर डेड लोड आ गया, दैट्स फाइन। Live load, occupancy live load is 200 kg per meter square, for houses 200 kg per meter square हमने उठा लिया है। सो अब हम करने जा रहे हैं, ये 1.2 लिखा है, गलती से लिखा है, ये 1.6 है, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा है 1.6, और 3.14 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा अफेक्टेड लाइव लोड है, यानी 1.6 टाइम्स लाइव लोड, और डेड लोड हमारा 7.45 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और फिर हम जब इसको सम अप करते हैं दोनों इफेक्टेड डेड और इफेक्टेड लाइव, दैट मेक्स 10.59 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम एरिया, मिनिमम स्टील वन वे स्लैब में जैसे आपने पढ़ा हुआ है वो 0.002 BH फॉर 60 ग्रेड स्टील एंड 0.002 BH फॉर 40 ग्रेड स्टील, एंड फॉर 60 ग्रेड स्टील यू यूज 0.018 BH। ये यहाँ पर भी वही है, ठीक है। सिर्फ ये कि अब चूँकि आप SI सिस्टम में काम कर रहे हैं तो यूनिट विड्थ की स्ट्रिप 1 फुट के बजाय 1 मीटर है, विच इज़ 1000 मिलीमीटर, तो इसलिए हमने 1000 पुट कर दिया। एच इज़ जैसे वहाँ पे होता तो हम 6 इंच यूज़ कर रहे होते, यहाँ पे 150 मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं। सेम थिंग्स बट जस्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 300 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर फॉर यूनिट स्ट्रिप विड्थ ऑफ 1 मीटर, ठीक है जी। ये आपको यूज़ करना है। लेट मी चेक कि हमें हमारा FY कितना है, इट इज़ 40 और 40 ग्रेड स्टील और 50 40 ग्रेड स्टील जिसका ऐसे सिस्टम में 280 मेगापास्कल बनता है, तो लिहाजा आपने ये वाला यूज़ कर लेना है, ठीक है, 0.002 BH। अगर 60 ग्रेड होता यानी 420 मेगापास्कल वाला ग्रेड होता तो फिर हम ये वैल्यू 0.0018 BH यूज़ करते हैं। सो ये सब फेमिलियर है, नथिंग न्यू इन दिस केस। लेट मी कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट फाइल। ये जी आप देख लें ना। अब हमने लोड्स मोमेंट्स निकालने, लोड्स आ गए अलग से हमने कैलकुलेट कर दिए, 1.2 डेड 1.6 लाइव, और अब हम
उनकी बेस पे मोमेंट्स निकालने जा रहे हैं. दिस इज़ द मोस्ट आई वुड से इन्वॉल्व, या जो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत थी बस वो यही था कि उसको कैसे आपने मोमेंट्स कैलकुलेट करने. सो हम पैनल बाय पैनल जाएंगे. दिस इज फॉर पैनल नंबर 1 और हमने देख लिया था कि दिस इज केस नंबर 4. सो पैनल नंबर 1 की शॉर्टर डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, फिर लॉन्गर डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, जो चार यानी मोमेंट, चार तरह के मोमेंट्स आ रहे हुए. ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन को पहले करते हैं. शॉर्टर डायरेक्शन का LX है 4.5 मिलीमीटर, D इज 123 मिलीमीटर पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, M हमने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया 0.65. ठीक है जी, यानी इसका एस्पेक्ट रेशो शॉर्टर और लॉन्गर, दिस इज 0.65. अब हमने डेड लोड की पॉजिटिव मोमेंट निकालना है, तो डेड लोड के लिए अलग से निकाल देंगे, जिसको DL लिखा हुआ है, ये डेड लोड है. ठीक है, खाली D लिखते तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप दूसरा जो L है उससे आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, वो लोड के लिए आ रहा है, बट एनीवेज तो आपने ये फैक्टर की तरफ मैं आ रहा हूँ, अपने टेबल की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये फिनिश कर दूँ. यहाँ पे आपने ये देखा 1.2, ये वैल्यू जो मैं बात कर रहा था, दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, ये पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसके लिए आपने जो ये जो कैलकुलेशन है और इसमें आपने जो यूज़ करना है वो लोड ये 1.2 टाइम्स डेड वाला यूज़ करना है. सो ये हमने 1.2 टाइम्स क्यू डेड जो कि पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ था यहाँ पे, ये वैल्यू 7.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और चूंकि स्लैब में यूनिट विड्थ की स्ट्रिप होगी तो ट्रिब्यूटरी विड्थ विल बी जस्ट 1 मीटर. सो 7.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, सेम आंसर विद यूनिट्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, सो ये तो बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं. 1.2 क्यू डेड आपके पास आ गया. लेट मी शो यू हाउ डू यू पुट दिस वैल्यू. ठीक है जी, 7 यहाँ पे, ठीक है, ये 7.45 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और LX 4.5 मीटर है, तो हमने जस्ट पुट कर दिया उसकी वैल्यू. और ये 0.063 ये हमने एक टेबल से कैसे उठाना है. लेट्स गो टू द टेबल, और इस वक्त हम क्या चीज़ डिटरमिन कर रहे हैं. इस वक्त हम कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंट कर रहे हैं ड्यू टू डेड लोड. ठीक है जी, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेड लोड. सो वी विल गो टू द रेलेवेंट टेबल. यहाँ पे this is for dead load positive moment. This is the table we want to see. और केस हमारा केस नंबर 4 है. सो केस नंबर 4 के अंदर हमारा जो केस है M का, वो हमने यहाँ से देख लेना है. 0.65 है M. सो ये इधर से आ गया 0.65 और यहाँ से हमारा केस नंबर 4. सो ये हम रीड कर लेंगे. शॉर्टर के लिए ध्यान रखिएगा, शॉर्टर के लिए हम ये उठा लेना है 0.063, क्योंकि इस वक्त हम शॉर्टर के लिए कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ दिस 0.063 कम्स. 9.51 किलो न्यूटन मीटर आ गया, एंड दिस इज फॉर एवरी मीटर विड्थ ऑफ द स्लैब. ठीक है, किलो न्यूटन मीटर पर मीटर. लाइव लोड के लिए कैसे करेंगे. लाइव लोड में एक तो ये चीज़, अच्छा ये गलत 1.2 लिखा हुआ, 1.6 लिखना था, 1.6 टाइम्स लाइव लोड. ठीक है जी, और ये चूंकि शॉर्टर डायरेक्शन की ही बात हो रही है, लिहाजा ये LX ही रहेगा. द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज दिस लोड एंड दिस कोफिशिएंट, बिकॉज फॉर पॉजिटिव मोमेंट वी हैव डिफरेंट कोफिशिएंट्स फॉर डेड एंड लाइव. सो लेट्स सी हाउ वी पिक दिस केस. तो ये हमने डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए देख लिया. फॉर लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट्स यू विल गो टू दिस टेबल अगेन. केस 4 M is 0.65, शॉर्टर के लिए 0.078. Let me see if this is the answer we have. Right, 0.078. ठीक हो गया. So you get your answer. अब हम इनको ऐड कर देंगे. ये डेड लोड की वजह से आंसर आ गया 9.51 और ये लाइव लोड की वजह से आ गया, एंड बोथ ऑफ देम आर फैक्टर्ड. सो जस्ट सिंपली अब हम ऐड करना है. अब यहाँ पे दोबारा फैक्टर ना लगा देना, क्योंकि ये जो लोड था ये 1.6 लाइव और ये 1.2 डेड और 1.6 लाइव, ये पहले ही फैक्टर्ड लोड यूज करके हमने मोमेंट्स निकाले. सो जस्ट ऐड देम अप. 9.51 and 4.96, so this is 14.47 किलोमीटर मीटर. ये मोमेंट हमारा अप्लाई हो रहा है पैनल नंबर 1 में शॉर्टर डायरेक्शन में. ठीक है जी, कैन यू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन. इसके अगेंस्ट जो स्टील डिज़ाइन होगा, स्टील जो आप प्रोवाइड करेंगे वो कैसे होगा, लेट मी शो यू. इसके अगेंस्ट जो आप स्टील प्रोवाइड करेंगे, इस पैनल नंबर 1 को हम डिज़ाइन कर रहे थे एंड वी वर वर्किंग ऑन द शॉर्टर डायरेक्शन साइड, और हमने पॉजिटिव मोमेंट निकाल दिया. क्या मतलब, इस शॉर्टर डायरेक्शन का जो मिड स्पैन होगा उसके लिए आपने यानी उसके लिए मोमेंट आपने कैलकुलेट की, यानी इस शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जो बॉटम स्टील होगा वो आपका इस मोमेंट के ऊपर बेस्ड होगा. ठीक है, मोमेंट पता हो तो एरिया टेंशन स्टील निकाल. आई थिंक ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं. मैं फिर भी आपके
रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के एक दफ़ा आपके साथ कर लूँगा एंड देन यू कैन यूज़ इट जब भी आपको ज़रूरत हो। नेगेटिव मोमेंट के लिए वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेड एंड लाइव, वी जस्ट यूज़ वन टोटल फैक्टेड लोड। और ये LX शॉर्टर के लिए तो LX ही यूज़ करेंगे 4.5। ये QU हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था, लेट मी शो यू दैट। QU हमने यहाँ से उठा लिया 10.59, ठीक है जी, 10.59। और ये फैक्टर कहाँ से आया, ये टेबल हम जाएंगे दोबारा से, टेबल दिस इज फॉर लेट मी शो, दिस इज द टेबल फॉर नेगेटिव मोमेंट्स इन स्लैब, ठीक है, बस डेड लाइफ की बात नहीं, फॉर नेगेटिव मोमेंट्स। केस नंबर 4 एंड गो टू 0.65 के M 0.65 और CX आपने उठा लिया 0.077, सो यू विल सी दिस राइट हेयर 0.077, ठीक हो गया। ये वैल्यूज पुट कर दी 16.51 किलोमीटर मीटर। ये आपका नेगेटिव मोमेंट आ गया शॉर्टर डायरेक्शन। टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, इसके अगेंस्ट जो स्टील डिज़ाइन होगा वो आप कहाँ प्लेस करेंगे, लेट मी शो यू, वो आप कहाँ प्लेस करेंगे। इस पैनल 1 ही को दोबारा इसी को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। पहले हमने पॉजिटिव मोमेंट की बात कर ली जो कि बॉटम स्टील होगा, और नेगेटिव मोमेंट की जब हमने बात कर ली तो वो इसी पैनल के अंदर टॉप स्टील, यानी इस मोमेंट की बेस पे, ये 16.51, इसकी बेस पे जो स्टील डिज़ाइन होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द शॉर्टर डायरेक्शन और टुवर्ड्स द टॉप साइड, ठीक हो गया। सो शॉर्टर डायरेक्शन में टॉप और बॉटम दोनों स्टील हमने कर दिए। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, इसी पैनल के लेट मी सी, अच्छा अभी हम पहले इसके अगेंस्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मैं डिज़ाइन की तरफ दोबारा आता हूँ, सिर्फ मैं मोमेंट्स की तरफ आपको दिखाता हूँ कि मोमेंट्स हमने आगे कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं, देन आई विल कम बैक टू द डिज़ाइन, ठीक है। वाई डायरेक्शन यानी लॉन्गर डायरेक्शन वही पैनल 1 कर रहे हैं, शॉर्टर डायरेक्शन बॉटम और टॉप दोनों स्टील के लिए हमने मोमेंट्स निकाल दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो हैं। और अब हम इसी पैनल के लॉन्गर डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन 7000 मिलीमीटर वाली साइड की डायरेक्शन, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो LY is 7 meter. D for this longer side we have calculated it to be slightly lesser than the shorter one, 112 millimeter. M is still 0.65 because we are still working on panel number 1, which is case number 4. So I'm sorry, we're still working on panel 1 which has an aspect ratio of 0.65, ठीक है जी। पैनल वही है, सिर्फ लॉन्गर डायरेक्शन, तो लिहाजा M की वैल्यू वही रह गई। अब आप इसका जो क्लियर स्पैन है वो अपने लॉन्गर वाली साइड का लेना है। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इन दिस केस इज कि इस केस में आप CX के बजाय CY की बात करेंगे, दिस इज द ओनली डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, तो मैं आपके साथ एक कर लेता हूँ, जब हम पॉजिटिव मोमेंट कर रहे होंगे तो हमें पता है कि डेड और लाइव को अलग अलग करना है, ठीक है जी। सो डेड और लाइव को अलग अलग करना है, तो दिस इज फॉर द डेड लोड, ये ठीक लिखा हुआ है और ये ऐसा आपको समझ आ गई। ये टेबल में से आपको वैल्यू मैं समझाता हूँ कि ये वैल्यू हमने कैसे उठाई है। ये हमने जाना है दोबारा से उन टेबल्स में, पॉजिटिव मोमेंट डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट वाले केस पे जाना है, और अगेन वी आर एंटरिंग इनटू केस नंबर 4, पैनल नंबर 1 की जो कंडीशंस है। केस नंबर 4 M इज इक्वल टू 0.65, ठीक है, ये 0.65 और उधर से केस नंबर 4। अब मैं पहले 0.063 यूज़ कर चुका था CX की वैल्यू, अब मैं CY यूज़ करूँगा 0.011, ठीक है जी। अब मैं लॉन्गर साइड को कर रहा हूँ 0.011, ठीक है जी। डू यू सी दैट दिस इज स्मॉलर वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, बिकॉज शॉर्टर साइड पे ज़्यादा मोमेंट जाना होता है, लॉन्गर साइड पे कम जाना होता है। सो 0.011, लेट्स सी 0.011, ठीक हो गया। एंड फॉर द लॉन्गर लाइव लोड, अगेन मैं दोबारा लाइव लोड वाले टेबल में जाऊँगा, लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट वाले टेबल में, ये मैं लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट वाले टेबल में आया, केस नंबर 4 और M इज 0.65। अब मैं यहाँ से ये 0.014 रीड कर लूँगा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू पिक दिस values 0.014, and for the negative moment again you can go to the table, next table, negative moments wala, case number 4, and M is 0.65 and you will read this CY 0.014. This is how you are going to work with it. ये moments, ये सिर्फ एनालिसिस असल में 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में मेनली डिफरेंस एनालिसिस का है, यानी मोमेंट्स कैसे निकालने। जब मोमेंट्स आ जाए तो उसके अगेंस्ट एरिया ऑफ टेंशन स्टील कैसे निकालना है, दैट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सो लेट्स डू समथिंग रिगार्डिंग दी, अगर मसला के मोमेंट्स आ गए
फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव मोमेंट आ गया 14.47 शॉर्टर डायरेक्शन में, और इसी शॉर्टर डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंट आ गया. हाउ डू यू डिज़ाइन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील. इसमें डिफरेंट जो आप बुक इस वक्त कंसल्ट कर रहे हैं ज़ाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की, उसके अंदर ये जो मेथड है डायरेक्ट फार्मूला वाला मेथड यूज़ किया जाता है. हमने ट्रायल मेथड को यूज़ किया है व्हेन वी वर वर्किंग ऑन PRC1 एंड PRC2 प्रॉब्लम. सो मैं आपको पहले just to keep it continuous, just to make it clear that what we have learned is applicable over here also. Changing of units doesn't make a difference. Let's see how we calculate the steel required for this case. ठीक है जी. MU हमारा पता है हमें, यानी ये समझ ले वो वाला केस बन गया ना. सेक्शन डायमेंशंस आपको पता है और आपने reinforcement कैलकुलेट करनी है, टेंशन reinforcement AS कैलकुलेट करना है. So let me take these values to a separate शीट, और वहाँ से मैं आपको इनके अगेंस्ट मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको जल्दी से एक समझा देता हूँ कि ताकि आपको यकीन आ जाए कि हमने जो पढ़ा हुआ है वही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. MU पॉजिटिव इफेक्टेड हमारा आंसर 14.47 आया हुआ है किलो न्यूटन मीटर. एंड वी हैव डिसाइड बी हम चूँकि 1000 मिलीमीटर यूज़ करेंगे. दिस इज़ यूनिट विड्थ ऑफ 1 मीटर. और इसके अलावा D हमें शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जिसको हमने D1 का नाम दिया हुआ है. लेट मी गेट दिस वैल्यू फ्रॉम हेयर एंड देन आई विल मूव ऑन टू 123 है. ठीक है जी. D इज़ 123, D1 शॉर्टर डायरेक्शन के लिए 123 मिलीमीटर. विद दिस डेटा आई एम गुड टू गो. आई विल सिंपली कैलकुलेट AS. ऑलराइट. MU over phi FY, alright, into JD. ठीक है जी. JD, and this is a slab and slab is just like a wide compression zone होगा उसका. So MU is 14.47 किलो न्यूटन मीटर है, तो मैं इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. और फी आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 0.9. FY is 280 megapascal, which means Newton per millimeter square. Or JD, I can assume it to be 0.9 D, which is D1 in this case. So I'll be able to calculate AS from this expression. Let me do this. 14.47 into 10⁻⁶. I'm calculating it and I'll let you know the answer. 0.9 into 280 into 0.9 into 123. This makes 518.7. Let's write 519 millimeter square. Alright. Make another. So calculate A. You will calculate it from this expression. Same expression, just different system of units. 0.85 FC prime B. AS 519 millimeter square. FY is 280 Newton per millimeter square. This word megapascal is called. 0.85 FC prime. Let me see what was the FC prime. Well, FC prime, I have to go to the data. Let me see the data. FC prime is, let me see, 18 megapascal. 18 megapascal. So 18 Newton per millimeter square into 1000 millimeter. Now this makes, let me see, 519 into 280 divided by 0.85 into 18 into 1000. Well, this makes 9.5 millimeter. Now make another trial, calculate AS revised, and this makes alright, so 14.47 MU की value 10⁻⁶ Newton millimeter divided by phi, which is assumed to be 0.9. You can confirm quickly that this is the C value corresponding to this would be greater than 3/8 of D, of course. ठीक है जी. You can confirm this and you will see that this is a tension control section. ठीक है जी. Anyways, FY 280 megapascal into D minus A by 2. D is 123, A is 9.5 by 2. Alright, in millimeters. Now
This makes 14.47 into 10 raised to the power 6 divided by 0.9 into 280 into 123 minus 9.5 by 2. Well, this makes 486 millimeters squared. So let's compare it with the previous value. 519 when we're down to 486 millimeters square. This is good enough. I think we can stop the iterations right here. If you like, you can go ahead and make more trials, but at the end of the day, it's not going to make a big difference. Well, this answer is millimeter square per meter width of the slab. So make sure you remember this. Now, let's see what answers do we have from the direct formula. Well, let me compare it. Oh, we have to be in the second file. I'm sorry. Yeah, this one. It happens to be 480, and what is our answer? 480, 486. Fine, no problem. I think this is good. 486 millimeter square. इसका मतलब है कि ये further हम trial करते तो शायद 482 इस तरह करके कोई value आ जाती है. And there's no point in doing any more iterations at this point. 486 millimeter square per meter width of the slab. Good to go. Alright, so if you like, you can use this method also. This is also a good method. आप ओमेगा अलग से कैलकुलेट कर दें based on your material properties. R कैलकुलेट कर दें. This is R is the required R. ठीक है, sometimes ठीक है, ये वाला R required R है, यानी required जो आपको मोमेंट है, डिमांड जो है ना, MU एक डिमांड होता है ना, डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर करके जो करते हैं, यानी जैसे आप कहते हैं ना, R should be equal to or greater than MU और BD स्क्वायर. ठीक है, आपका सेक्शन का जो R है, it has to be greater than MU और BD स्क्वायर. So in the required R must be minimum value of the R for your section should be equal to this. ठीक है, 0.96 जो हमने वैल्यू लिख दी है, और ये वैल्यू जब आप इस फार्मूले में यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये इसकी डेरिवेशन आप देखना चाहते हो तो किताब के अंदर दी हुई है. बट एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. 0.0039 रो, यानी इस मेथड में पहले रो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ये BD से मल्टीप्लाई कर देंगे. B इज़ 123, B इज़ 1000 मिलीमीटर, D इज़ 123 मिलीमीटर. तो आपको से आंसर आ जाएगा. Whichever method you like, you can go ahead and use it, but at the end of the day, you have to be at the same answer. When 480 millimeter square per meter answer aa gaya, it's now time to go to the table and see which bar can be used. But before you go over there, I suggest you calculate S max for this situation. Now, for S max for one-way slab was, for one-way slabs, we have seen that for one-way slabs, these were the limits. Let me show you. For one-way slabs, it is S max has to be smaller of these two, 3H and 18H. For two-way slabs, it's slightly one-way slab में आपने ये पढ़ा हुआ है. two-way slab में there is only one difference. This 3H की जगह पे ये हो जाएगा 2H. ठीक है जी. Anyways, ये वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा था अभी. अच्छा, अगर आप करेंगे इस केस में तो 2H आ जाएगा 2 into 150 which is 300 मिलीमीटर. H हमारा 150 है ना इस केस में, 150 मिलीमीटर थिक हमारी स्लैब है. सो 300 मिलीमीटर आपके पास ये आ रहा है. और ये जो 18 इंच लिखा हुआ है ज़रा FPS SI सिस्टम में, दिस वुड बी कॉल्ड 450 मिलीमीटर. सो 450 और 300 में से ऑफ कोर्स दिस गवर्न्स. 300 मिलीमीटर गवर्न करेगा यहाँ पे. गुड टू गो. योर स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड दिस. क्रैक कंट्रोल वाला जो क्राइटेरिया आपने पढ़ा हुआ है वो वही रहेगा जो इस केस में है. वही जो आपने पढ़ा हुआ है क्रैक कंट्रोल वाला क्राइटेरिया एस मैक्स, ये इसमें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब बीम सब में अप्लाइकेबल है. ठीक है, ये क्राइटेरिया हर सूरत आपने, बीम हो, स्लैब हो, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, विच एवर स्लैब, यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड. ये हर केस में यही है. ठीक है जी, क्रैक विथ कंट्रोल करने का. तो ये वही फार्मूला रहेगा. यहाँ से भी अल्टीमेटली आंसर को 300 मिलीमीटर के अराउंड आ जाना है, क्योंकि ये 12 इंच यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. विच एवर कंट्रोल्स आप देख लीजिएगा, अबाउट 300 आपका आंसर आ जाएगा. सो एनीवेज इट हैपन्स कि आपका 300 मिलीमीटर एस मैक्स आ जाता है. नाउ विद दिस इन माइंड you should see कि इस 486 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर विड्थ ऑफ द स्लैब के लिए आपको क्या करना चाहिए. सो अगर आप नंबर 10 बार यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज बॉटम स्टील, सो इट्स ओके टू यूज़ नंबर 10. नंबर 10 मीन्स के नंबर 3 जिसको हम कहते हैं ना ऐसे FPS सिस्टम में, यानी 3 सूत्र की बार. सो नंबर 3
यानी नंबर 10 बार जब हम यूज़ करें, सो लेट मी शो यू द टेबल, ये वाला टेबल। इस टेबल में आप आ जाएंगे, अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे लाऊं, कॉपी एंड ब्रिंग इट हेयर, ताकि मैं आपको इस पर कमेंट करके भी दिखा सकूं साथ साथ। बहुत बड़ा आ गया, आई नीड टू, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया है वही टेबल जो अभी जिसकी मैंने पहले बात की थी। दिस इज़ मुझे रिक्वायर्ड कितना है, 486 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। सो 480, अगर मैं नंबर 10 बार यूज़ करता हूँ, ये नंबर 10 बार अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो नंबर 10 बार के लिए इस नंबर 10 बार के लिए 486 कहाँ पे मेरा मीट हो रहा है, मैं नीचे से शुरू हो जाऊँगा और वहाँ पे रुकूँगा जहाँ पे मेरा 486 की रिक्वायरमेंट मिनिमम पूरी हो जाएगी। ये आ गया ना, 480, ये 473 यूज़ करूँगा तो कुछ कम पड़ जाएगी, तो ये फर्स्ट वो वैल्यू आ गई जो 486 से बड़ी है। सो स्पेसिंग इसका मतलब है अगर नंबर 10 बार एट 140 मिलीमीटर स्पेसिंग में यूज़ कर लूँगा, सो दिस विल गिव मी 507 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, और मेरी रिक्वायरमेंट 486 है। सो इसका मतलब ये है कि मैं नंबर 10 एट 140 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर या ऑन सेंटर जिसको आप कहते हैं, C/C या O.C, एक ही बात है, इससे आप ये आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है नंबर 10 एट 140 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, आप इस तरह से भी वर्कआउट कर सकते हैं। आर इफ़ यू लाइक, नंबर 10 का जो एरिया होता है, एक नंबर 10 बार का जो एरिया है, इफ़ आई कैन फाइंड इट आउट, 71 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, ए बी फॉर नंबर 10 इज 71 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। नंबर 10 आपने चूज़ कर लिया, अब उसका ए बी आपने लिख लिया। आपको ए एस जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 486 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। हाउ मच स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग पे इसको प्लेस कर लेना चाहिए। सो एस हम ऐसे करेंगे, ए बी ओवर एस नीड्स टू बी ग्रेटर देन ए एस ओवर 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। यानी अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं, सो 71 मिलीमीटर स्क्वायर ओवर एस नीड्स टू बी ग्रेटर देन 486 मिलीमीटर स्क्वायर ओवर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। एस मेरे पास मिलीमीटर्स में आ जाएगा यहाँ से। सो एस नीड्स टू बी equal to or lesser than 71 into 1000 over 486. This makes 71 over 486 into 1000 makes, well, 146 millimeter. So अगर मैं s equal to 140 ले लूँ, so this will be, this मेरा s 146 से कम आ जाएगा ना। मैं राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो 146 तो नहीं प्रोवाइड करूँगा ना, लोअर साइड पे राउंड ऑफ करेंगे। तो मिलीमीटर्स में जब मैंने काम करना हो तो हम लोअर जो 10 मिलीमीटर है उसके यानी 146 या 140 पे आके राउंड ऑफ कर देंगे। सो ये मैं इस तरह से कैलकुलेट कर दूँगा। सो नंबर 10 एट 140 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। डायरेक्टली टेबल यूज़ कर लें, इट्स ओके। खुद कैलकुलेट करना चाहें, एक्सेल शीट बना रहे हैं तो शायद खुद कैलकुलेट करना प्रेफर करेंगे, टेबल को बार बार मैनुअली पढ़ना पड़ता है। एनीवेज whichever is the case you can use it। इसका पर्पज़ ये था कि आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि ये इस तरह से हमने वर्कआउट करना होता है इनको। नेगेटिव मोमेंट के लिए प्रोसीजर्स रिमेन सेम, ठीक है जी। नेगेटिव मोमेंट्स के लिए भी वही प्रोसीजर्स होगा। yeah, one important thing that you keep in mind is AS minimum was what was AS minimum? Let me see. AS minimum was 300 millimeter square per meter. So if your answer happens to be lesser than this, you अगर ये 480 मेरा आंसर आ रहा है और ये 300 से कम आया होता तो मैं 300 की बेस पे ये रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेता, ठीक है जी। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में सेम प्रोसीजर। यहाँ पे ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए लेटर साइड पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि ये इन्होंने बेंट अप ऑप्शन यूज़ करना है। यू कैन यूज़ इट इफ़ यू लाइक। बहरहाल आप कट ऑफ मेथड में ये फ़ायदा है कि आप बॉटम और टॉप को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, यानी वो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, आप इनकी स्पेसिंग्स और बार्स यूज़ कर सकते हैं। बेंटअप में चूंकि बॉटम स्टील यानी नीचे से स्टील टॉप के ऊपर आ जाता है सपोर्ट के ऊपर, तो ऑलरेडी कुछ स्टील वहाँ पे पड़ा होता है, तो इसलिए फिर वर्कआउट करना पड़ता है कि एडिशनल कितना डालें। तो
एनीवेज मैं उसमें अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ये रिपीटेटिव कैलकुलेशंस हैं। यू कैन गो एंड सी दीज वैल्यूज़। यहाँ पे आपको आ रहा एस आ रहा था 280 और लेसर देन 300 आ रहा था, विच वॉज एस मिनिमम, सो हमने 300 ले लिया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप यही प्रोसीजर बाकी पैनल्स के लिए रिपीट करेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेशंस फॉर वन पैनल एंड द अदर पैनल। सो पैनल बाय पैनल आप चलते जाएंगे, यू विल बी डिसाइडिंग योर रिइंफोर्समेंट इन बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर डायरेक्शन इन द बोथ टॉप एंड बॉटम साइड्स। सो इस तरह से यू विल, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन टू लेट यू नो दैट दिस इज नॉट समथिंग। ये नेगेटिव स्टील अब बाद में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टील ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल होगा। मैं इसमें बहरहाल आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। यू कैन यूज कट ऑफ मेथड, ठीक है। बेंट अप में ये होगा ना कि लेट मी जस्ट शो यू व्हाट हैपन, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद, व्हाट्स द डिफिकल्टी विद बेंट अप मेथड एज फार एज डिटेलिंग इज कंसर्न। मसलन आप इस जगह के लिए नेगेटिव स्टील आपने कैलकुलेट कर दिया, नंबर 15 वट एवर, आपको सर्टेन आंसर आ गया, फॉर एग्जाम्पल 600 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ वाला जो बॉटम स्टील था इस पैनल का, इसको कुछ इसका पार्ट ऊपर आपने बेंट अप कर लिया था, मे बी हर दूसरी बार या मे बी हर दो में से एक बार, यानी 1/3 को ऊपर ले गए या वट एवर। आपने कुछ बार यहाँ पर जो स्टील था बॉटम पे उसको टॉप पे ले आए, उसको कंटेल करने के बजाय, और इस तरह से इसी तरफ यहाँ पर भी बॉटम स्टील में से कुछ पार्ट आप टॉप पे ले आए। तो यहाँ पर जब आप बार्स उठाएंगे कि इतनी बार इतनी स्पेसिंग पे, तो यहाँ पे पहले ही कुछ बार्स आ रही होंगी जो यहाँ की बॉटम बार टॉप पे आई होंगी, यहाँ की बॉटम बार्स भी टॉप पे आई होंगी। तो उन बार्स को एरिया आप देख लेंगे कि अब इनका एरिया कितना बन गया। अब ऑलरेडी यहाँ पे कितनी बारें आ गई हैं जो बेंटअप की वजह से टॉप के ऊपर आ गई हैं। तो अब टॉप स्टील डिसाइड करते हुए आप देख लेंगे कि क्या ये स्टील अब पूरा हो गया या मुझे और डालने की जरूरत है। अगर और डालने की जरूरत होगी तो आप एडिशनल बार्स प्लेस करेंगे। लेकिन बेंटअप ऑप्शन में ये मसला होगा। कट ऑफ ऑप्शन में यहाँ का स्टील डिपेंडेंट यहीं पे रहेगा, बॉटम का स्टील बॉटम में ही रहेगा, इधर के बॉटम का स्टील भी बॉटम में ही रहेगा। यहाँ का टॉप स्टील, यहाँ का टॉप स्टील, यहाँ का टॉप स्टील, हर इंडिपेंडेंटली हम करते रहेंगे, ठीक है। सो ये डिटेलिंग ऑप्शंस हैं। आप डिटेलिंग ऑप्शंस अब मैं स्लैब में आपको, क्योंकि बीम में भी मैं आपको बेंट अप का ऑप्शन नहीं बता रहा होता था कि हम बेंट अप ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो आई विल नॉट आस्क यू टू यूज़ बेंट अप ऑप्शन इन स्लैब्स ऑल्सो। इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, गुड टू गो विद इट। लेकिन आप कट ऑफ मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, ठीक है। ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट हुए हैं और ये फाइनल आपको अपनी जो अपना जो कैलकुलेशंस हैं उनको इस तरह से आपने ड्राइंग्स की फॉर्म में रिपोर्ट करना है, ठीक है। एक केस में ये बेंट अप ऑप्शन आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बेंट अप ऑप्शन है, ये बॉटम स्टील था और यहाँ पे ये लाइन डैश हो गई। डैश लाइन का मतलब है कि ये टॉप स्टील है। सॉलिड लाइन का मतलब बॉटम स्टील, डैश लाइन अगर हो गई तो इसका मतलब टॉप स्टील, ठीक है। ये स्टील, जैसे अगर मैं आपको अलग से दिखा सकता, लेट मी शो यू, ठीक है। इसमें सारी जो है एक डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की रीइंफोर्समेंट है, फिर इसमें सिर्फ दूसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की रीइंफोर्समेंट, ताकि आप एक ही जगह पे देख रहे हो तो दोनों को एक ही जगह शो कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा रीड करना, ठीक है। और दूसरा आपने ये यूज करना है कि जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है नंबर 10 at 140 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, इस स्टील के साथ, ये जो स्टील है बॉटम स्टील, इसके बॉटम स्टील के ऊपर आपने एक यहाँ पे सॉलिड लाइन लगा देनी है, डॉट लगा देना है सॉलिड। और उस डॉट को अब देखो ये 140 मिलीमीटर, वो नंबर 10 at 140 मिलीमीटर, ये जो रीइंफोर्समेंट है ये इस पैनल में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करनी है ना, यानी इस तरह से बार्स कंटिन्यू कर रही होंगी। तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे एक लाइन थिन सी लाइन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट बार की लाइन डार्क होगी और ये जो डिटेलिंग लाइन होगी ये थिन लाइन होगी। इसको हम ऐसे कॉल कर लेंगे, यहाँ से गुजार के लाइन ऐसे दूसरी तरफ, ठीक है, यूँ कर देंगे हम इसको। जहाँ जितनी विड्थ तक इसको प्रोवाइड करना है उतनी विड्थ तक ये एरोज ले जाएंगे, ठीक है, नंबर 10 at 140 मिलीमीटर। इसी तरह से यहाँ का जो इसी तरह से आपने, मैं आपको अगले में दिखा देता हूँ, इसी के इसका जो लॉन्गर स्टील था वो नंबर, लेट मी सी, इसी तरह लॉन्गर डायरेक्शन में जो स्टील था उसका आपने नंबर 10 at
225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, बॉटम स्टील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड लाइंस जो नज़र आ रही है, उस सॉलिड लाइन से आपने एक यहाँ पे ऐसे सॉलिड डार्ट लगा देना है, ठीक है। ये आप इस तरह से प्लेस कर रहे होंगे, ये बेंट अप ऑप्शन यूज़ हुआ है तो आप इस तरह कर रहे होंगे। इधर से ये बार नहीं बेंट अप हुई, सीधी है, और यहाँ बेंट अप हो गई। फिर अगली बार उधर से बेंट अप होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ पे पूरी जाएगी सपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो अल्टरनेट बार, एक इस साइड ये वाली बार इधर से बेंट अप हुई है, वो वाली बार उधर से बेंट अप हुई है, फिर नेक्स्ट इस तरह से। बहरहाल इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ड्राइंग्स में, ठीक है। ये प्लान व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये यानी अगर आप ड्राइंग में कहीं भी देख रहे हो कि मसलन ये दो बारें लगी हुई हैं और इनके परपेंडिकुलर एक डिटेलिंग लाइन नज़र आ रही है, थिन लाइन, और वो इन दो बार्स में से गुजरती हुई यहाँ पे डॉट लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रीइंफोर्समेंट है नंबर 10 एट 180 सेंटर टू सेंटर, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैनल के अंदर ये मैंने प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। और इस पैनल में नंबर 10 एट 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है जी, ये इस यहाँ तक। और टॉप स्टील को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये तो वो बॉटम स्टील था जो बेंट अप होकर उसने टॉप पे डाल दिया है। और अगर हमें सेपरेटली आपको टॉप, ये बार जैसे आपको नज़र आ रही है, अब ये टॉप बार आपको यहाँ से निकल शुरू हो रही है और यहाँ तक नज़र आ रही है, और ये इसकी लेंथ कैलकुलेट हुई है यहाँ पे, वो टेबल जो था उस लेंथ ये 1000 जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट की गई है। सो इसके साथ भी आपने इसी तरह कर देना है। ये लाइन आ रही थी बार की, यहाँ पे आपने इसको सॉलिड डॉट लगा देना है, और इस तरह इस पैनल की जो दो बाउंड्रीज हैं जहाँ तक आपने इसको प्रोवाइड करना है, इस रीइंफोर्समेंट को ये लगा के आपने इसके साथ लिख लेना नंबर 10 एट 40 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है जी। ड्राइंग्स देख लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर ड्राइंग्स को समझ लेने भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेट मी सी अगर इसके अंदर कट ऑफ मेथड भी दिखाया गया हो, ये आई थिंक यस, या दिस इज कट ऑफ मेथड। ये जो दो ड्राइंग्स आपको नजर आ रही है आखिरी दो, ये कट ऑफ मेथड के लिए, ये जो ड्राइंग है दिस इज फॉर दी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रीइंफोर्समेंट सारे पैनल्स की, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसकी सारे पैनल्स की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रीइंफोर्समेंट, ठीक है जी। सो ईस्ट वेस्ट को अगर आप देख लें, ये जो दो बारें, ये जो पैनल है, ये वाला पैनल, इसमें आपको ये दो बार्स नज़र आ रही हैं। ये दो बार्स हमने प्रोवाइड करनी है इस तरह से, इनकी ये देखें, ये आपको दो सॉलिड लाइंस नज़र आ रही हैं, उनके ऊपर दो डॉट्स लगा दिए यहाँ पे, और फिर इन डॉट्स से गुजार के एक लाइन हमने शो कर दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीइंफोर्समेंट देनी है। अब ये कितनी देनी है, नंबर 10 एट 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, जब हम इस नेगेटिव स्टील को कॉल करेंगे, जैसे ये नेगेटिव स्टील को कॉल हुआ है यहाँ पे, अब ये नेगेटिव स्टील इस तरह से बार्स प्लेस होनी है ना, तो ये आपने नेगेटिव स्टील शो कर दी और इसको यहाँ पे डॉट लगा दिया और ये ऐसे लाइन लगा दी। अब अगर ये लाइन यहाँ पे इधर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो फिर समझ नहीं आएगी किसी को कि ये किस चीज़ की लाइन है। तो जहाँ सॉरी यहाँ पे इस वाली डायमेंशन लाइन के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इस इंटरसेक्शन को अवॉइड करने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि बस ये डायमेंशन लाइंस है, ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट लाइन नहीं है, ये डिटेलिंग लाइंस है। ये थिन लाइन आपकी इसके साथ जब दूसरी थिन लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो आप यहाँ पे इस तरह से जंप दे देंगे इसको। इसका मतलब है कि ये रीइंफोर्समेंट नहीं शो कर रही, ये डायमेंशन डिटेलिंग लाइंस है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट किस विड्थ से कितनी विड्थ पे ये रीइंफोर्समेंट प्लेस होनी है ये बताने के लिए, ठीक है। अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये पैनल की लॉन्गर साइड है, इस पूरी लॉन्गर साइड के ऊपर ये रीइंफोर्समेंट प्लेस होनी है। अब इसको लेबल कैसे किया, ये रीइंफोर्समेंट शो कर दी और इससे ये लाइंस लगा दी और इस लाइन को फर्दर कॉल कर दिया नंबर 10 एट 280 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये ड्राइंग्स फाइनली रिपोर्ट करनी है। दिस इज हाउ यू विल बी डिजाइनिंग टू वे स्लैब। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ जो डिफरेंट है, वो ये है कि आपने मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने दोनों डायरेक्शंस में, ये इतना एक फ़र्क है। और सिर्फ ये एक आधी कुछ चीज़ें का फ़र्क आ गया कि इसमें एस मैक्स जो है वो 18 इंच और 3H के बजाय 18 इंच और 2H में जो स्मॉलर हो वहाँ से आपने, तो बहुत सारी चीज़ें वही है जो वन वे स्लैब ने अपने पढ़ी हैं। द ओनली थिंग्स दैट यू नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद इज कि मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और उनकी बेस में जो स्टील आ जाए उसको प्रोवाइड कैसे करना है।